राष्ट्रीय आय का मापन या लेखांकन। समझते हैं कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे निकाला जा सकता है। तो जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तो हम भी सोचते थे कि राष्ट्रीय आय का मापन निकालना ये कैसे संभव है, क्योंकि घर में एक महिला रहती है तो उसकी आय शून्य होती है, जबकि किसी श्रमिक की मजदूरी उसका होता है हजारों में, किसी का लाखों में होता है, किसी का करोड़ों में। तो ये निकालना कैसे संभव है, तो यही आज की क्लास में समझते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले समझते हैं कि आय का चक्रीय प्रभाव। एक उत्पादक है यानी कंपनी है, एक उपभोक्ता है यानी कंज्यूमर है, यानी वह कंज्यूमर क्या कहलाता है, जो वस्तु एवं सेवा खरीदता है, यानी परिवार, हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। जबकि उत्पादक कौन है, एक कंपनी है जो वस्तु एवं सेवा का निर्माण करती है। तो वस्तु ये उत्पादक को वस्तु एवं सेवा निर्माण के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, तो एक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो उपभोक्ता इसको श्रम देता है, क्या चीज निर्माण के लिए, तो वस्तु एवं सेवा निर्माण के लिए। तो उपभोक्ता श्रम देता है, तो उत्पादक इस श्रम के बाद, श्रम के बदले इसे क्या करती है, पेमेंट करती है इसके श्रम के बदले। जबकि ये श्रम क्या करता है, वस्तु एवं सेवा निर्माण करता है, किसके लिए, तो उपभोक्ता के लिए। अब उपभोक्ता का उत्पादक वस्तु एवं सेवा निर्माण करते हैं उत्पादक के लिए, तो ये इसके बदले, वस्तु एवं सेवा के बदले उपभोक्ता इस पे व्यय करती है। तो ये किस पे जाता है, कंपनी पर जाता है। तो ये था आय का चक्रीय प्रवाह। जबकि उपभोक्ता वस्तु खरीदती है, तो ये उपभोक्ता की वस्तु खरीदती है, तो ये क्या है, अंतिम रूप से उपभोग करती है इसका, तो वो कहलाएगी क्या, वो वस्तु एवं सेवा क्या कहलाएगी, अंतिम वस्तु। तो समझते हैं अंतिम वस्तु क्या होता है, वह वस्तु जिसका निर्माण उत्पादक एवं उपभोक्ता उपभोग अंतिम रूप से करती है, उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। अंतिम वस्तु दो तरीका से होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूम गुड्स क्या होता है और उपभोग पूंजी कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये समझेंगे। तो कैपिटल गुड्स वो होता है जो मशीनरी यानी उत्पादक और वस्तु एवं सेवा उत्पादन के में जो पूंजीगत वस्तु लगता है वो कहलाता है पूंजीगत वस्तु। समझ में आया। अब उपभोग वस्तु क्या होता है, जो हमें दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होता है, जैसे कपड़ा, जैसे लाइट, ये बोर्ड, ये खाना, ये सब क्या होगा, उपभोग वस्तु यानी कंज्यूम गुड्स होगा। अब कंज्यूम गुड्स भी दो तरीका से होता है, एक टिकाऊ, एक गैर टिकाऊ। तो टिकाऊ समझते जैसे बोर्ड, लाइट, ये क्या हो गया, ये टिकाऊ हो गया। जबकि गैर टिकाऊ वस्तु क्या कहलाएगी, ये हमारे भोजन, ये सब क्या कहलाएंगे, गैर टिकाऊ भोजन, मिल्क, दूध, ये सब क्या कहलाएंगे, गैर टिकाऊ वस्तु कहलाएंगे। अब ये उत्पादक वस्तु एवं सेवा का भी निर्माण करती है, तो हो सकता है कि साल में सारा बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो वो क्या रह जाएगा, स्टोर में रह जाएगा। तो स्टोर समझते हैं कि स्टोर क्या आता है। स्टोर पूंजीगत वस्तु भी हो सकता है और उपभोग वस्तु भी हो सकता है। ये समझते हैं कि कैसे, तो हमने एक एग्जाम्पल दिया कि 2025 में जितने भी वस्तु अगर बिका तो वो सब क्या हो गया, वस्तु एवं सेवा बिका तो क्या हो जाएगा, वो उपभोग वस्तु। जबकि कंपनी कैपिटल भी गुड्स खरीदती है, जैसे वस्तु एवं सेवा निर्माण के लिए क्या करती है, टिकाऊ वस्तु भी खरीदती है, तो वो क्या कहलाएगी, पूंजीगत वस्तु और उपभोग वस्तु में भी स्टोर हो जाए। हाँ, लेकिन जब अगर 2025 में ही वस्तु अगर ये पूंजीगत वस्तु और उपभोग वस्तु पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा, किया गया मशीनरी पर, ये सब क्या कहलाएगा, ये स्टोर कहलाएगा, सॉरी प्रवाह कहलाएगा। क्योंकि इसी वर्ष में क्या किया गया है, एक निश्चित समय अवधि में क्या किया गया है, वस्तु एवं से वस्तु पूंजीगत वस्तु और उपभोग वस्तु पे व्यय किया गया है, तो ये प्रवाह कहलाएगा। जबकि वही अगर 25 में, अब जब हम लोग 26 में चले जाएंगे तो ये जो 25 वाला क्या कहलाएगा, पूंजीगत वस्तु और उपभोग वस्तु, यही कहलाएगा क्या, स्टोर कहलाएगा। ये समझ में आया। जीडीपी क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसका परिभाषा क्या होता है कि यानी किसी देश में एक वर्ष में वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक देश है जहां दो कंपनी है, कंपनी ए
और कंपनी बी। कंपनी ए गेहूं उत्पादन करती है और बी कंपनी आटा बनाती है। तो कंपनी ए गेहूं उत्पादन की 200 का उत्पादन की। अब वो कंपनी बी को 100 का वो गेहूं बेच दी और उसके साथ उसमें मूल्य ऐड करके वो बी कंपनी ने आटा बनाया। तो हमने क्या कहा कि वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य ये और ये का योग जीडीपी कहलाती है। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ये और ये को जोड़ा, तो ये क्या कर रहा है जीडीपी। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना हमने क्या किया कि इसमें से कंपनी एक गेहूं जो उत्पादन की ये जो बेची 100 रुपये का, तो हमने इसमें भी शामिल करके और इसमें शामिल करके और उसमें और मूल्य जोड़ के इसमें क्या किया कि 500 रुपये का उत्पादन किया। तो यहाँ भी ये 100 रुपये जुड़ा रहा है और यहाँ भी जुड़ा रहा है। तो जीडीपी में एक यह समस्या उत्पन्न होती है कि इसमें दोहरी गणना की समस्या होती है। तो दोहरी गणना की समस्या होती है तो इसमें दोहरी गणना की समस्या होती है। तो इसमें भारत सरकार ने इसे 2015 के बाद इस पे उत्पादन विधि को गणना करने से रोक दिया। अब इसे जीबीए पर जीडीपी को गणना करती है। तो जीबीए की गणना निकालने के लिए क्या करती है, तो जीडीपी में से मध्यवर्ती वस्तु हम निकाल देते हैं, तो वो ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाती है। यानी कि जो 100 रुपया था वो क्या कहलाई, मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट्स गुड्स। इंटरमीडिएट्स गुड्स क्या होता है वो समझते हैं। वह वस्तु जिसका उपयोग उत्पादक अंतिम वस्तु के निर्माण के लिए करता है वो क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तु। आप समझेंगे कि वैल्यू एडेड क्या होता है। यानी यहाँ हमने बताया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जब हम जीडीपी में से मध्यवर्ती वस्तु निकाल देते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड समझेंगे वो क्या होता है। आप समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी देश में एक वर्ष में वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। एग्जाम्पल में समझते हैं कि एक देश में कंपनी 2 है, यानी एक ए है और एक बी है। एक गेहूं उत्पादन करता है और बी उस गेहूं का आटा बनाता है। तो एक कंपनी 200 रुपये का गेहूं उत्पादन की और वो 100 रुपया गेहूं उत्पादन की, उसमें से 100 रुपया का वो गेहूं बेच दी कंपनी बी को। तो कंपनी बी ने उस 100 के साथ 400 रुपया और मिला के वो आटा बनाया। तो हमने क्या कहा कि वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, ये अंतिम मूल्य हो गया और इसका बी का अंतिम मूल्य ये हो गया, का योग जीडीपी कहलाती है। तो हम इन दोनों को योग किए तो ये दोनों को जोड़ दिए तो ये कितना 700 हो गया, तो ये जीडीपी कहलाया। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ ना हम 100 रुपये का जो इससे गेहूं खरीदे वो इसमें भी जुड़ा और इसमें भी जुड़ा, तो ये दोनों में जुड़ गया, तब ये जीडीपी कहलाया। तो जीडीपी में एक यह समस्या उत्पन्न होती है कि इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप समझते हैं कि इसमें जो हम 100 रुपया जो इसमें जोड़े वो क्या कहलाती है, तो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट्स गुड्स। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु जिसका उत्पादन या निर्माण उत्पादक अंतिम वस्तु के लिए करता है वो क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट्स गुड्स कहलाती है। आप समझते हैं वैल्यू एडेड क्या होता है। वैल्यू एडेड समझेंगे क्या होता है। जब कंपनी बी, देखा हमने एग्जाम्पल में पहले हम समझाया है, कंपनी जब इसमें 500 रुपया का जो उत्पादन की थी तो उसमें एक था मध्यवर्ती वस्तु, यानी 100 रुपया क्या था, मध्यवर्ती वस्तु, और प्लस 400 रुपया जो था ये क्या था, वैल्यू एडेड था। वैल्यू एडेड यानी मध्यवर्ती वस्तु, मूल्यवर्धित था, यानी वैल्यू एडेड था। क्या था, ये 400 जो था ये वैल्यू एडेड था। तो
तो आप समझते हैं कि इसी में जब इसमें मशीन क्या करती, वस्तु एवं सेवा उत्पादन कर रही थी, तो वो सेवा उत्पादन कर रही थी तो उस मशीन में टूट फूट भी होती है, और जो टूट फूट होगी वो क्या कहलाएगी, डिप्रिसिएशन। उसको डिप्रिसिएशन से हम इंडिकेट करते हैं, यानी मूल्यह्रास। मूल्यह्रास तो मध्यवर्ती वस्तु में ये मूल्यवर्धित वस्तु में से हम जब माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन तो कहलाएगी निवल, यानी निवल। तो देखेंगे यानी इसमें 400 में से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, तब हमें जो बचेगा वो कहलाएगा क्या, निवल जीडीपी। समझ में आया निवल। तो अब यही समझ लेते हैं कि भारत सरकार ने 2015 में जीडीपी में दोहरी गणना के कारण जीबीए यानी मूल्यवर्धित, हम जो समझाए मूल्यवर्धित, वही जीबीए पर गणना करने लगा। क्योंकि हमने समझाया जीडीपी में दोहरी गणना की समस्या होने के कारण जीबीए से स्टार्ट कर दिया उत्पादन विधि नापने। हमने समझाया, फिर से एक बार समझा देते, जीबीए नापने का पैमाना, जीबीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्य वर्धित। कब नापा, जब हमने जीडीपी में से क्या कर दिया, मध्यवर्ती वस्तु माइनस कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जीबीए। अब 2015 के बाद से उत्पादन विधि पर जीबीए ही मापा जाता है। ठीक है, समझ में आया। जीडीपी 3 तरीके से निकाला जाता है। जैसे एक उत्पाद विधि हमने आपको समझाया एग्जाम्पल में, ए कंपनी और बी कंपनी, वो हो गया। और व्यय विधि क्या होता है, जब हम वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय जो करते हैं उससे जो उस विधि उस पे नापा जाता है। यानी व्यय कहाँ, हम जैसे वस्तु एवं सेवा पर किए, जैसे कोई वस्तु खरीदे तो उस पर क्या किए, हमने व्यय किया, तो व्यय विधि पर नापा जाता है जीडीपी। तो वो देखते हैं कैसे होता है। जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस माइनस एम, यानी कि यह फॉर्मूला है क्या, जीडीपी यानी व्यय मापने का विधि। तो ये एम क्या है, ट्रांसपोर्ट, चार्ज। ये क्या है, एक्सपोर्ट। ये क्या है, गवर्नमेंट जिस पे व्यय करती है। इन्वेस्ट, ये कंज्यूमर। यानी जीडीपी मापने का जीडीपी नापने के लिए हमें जिस वस्तु पर व्यय किया जाता है वो हम कौन कौन व्यय करता है वो हम जोड़ते हैं। उसके बाद हमें माइनस करते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तब हमें पता समझते हैं कि सी यहाँ कंज्यूमर बता रहा है, यानी कंज्यूमर वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करती है तो वो ऐड करते हैं। उसके बाद कंपनी भी वस्तु एवं सेवा के निर्माण के लिए व्यय करती है तो उसको जोड़ते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट भी पूंजीगत एवं उपभोग वस्तु पर भी खर्च करती है तो वो हम जोड़ते हैं, कौन, गवर्नमेंट। उसके बाद एक्सपोर्ट, विदेशों में वस्तु भेजने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु भेजते हैं तो उस पर जो व्यय किया गया वो हम जोड़ेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज, यानी ये सब को पहुंचाने में जो हमें खर्च लगा उस पे हम माइनस करेंगे एम। समझ में आया। तो उसके बाद हम जब निकालेंगे तो जीडीपी निकल जाएगा। समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं आय विधि। आय विधि क्या होता है, आय विधि पर जीडीपी निकालते हैं, यानी जहां हमें आय होता है, यानी आय पर आय हुआ, यानी हमें क्या मिला,
हमें श्रम के बदले हमें हमारा जो मजदूरी मिला उस पे हम जोड़ेंगे तो हमें आय विधि निकल जाएगा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। जीडीपी, जीडीपी यानी वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, यानी वेजेस, वेजेस मजदूरी, मजदूरी, प्रॉफिट, रेंट, ब्याज, इंटरेस्ट यानी ब्याज, रेंट लगान, प्रॉफिट लाभ, यानी वह यहाँ मजदूरी पर जो व्यय किया गया, यानी हम क्या ना आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने क्या देखा कि वस्तु एवं सेवा निर्माण के लिए हमने श्रम दिया, तो श्रम के बाद हमें क्या कंपनी दी, व्यय की व्यय की, तो हमें मजदूरी मिला। उसके बाद प्रॉफिट, कंपनी उत्पादन, वस्तु एवं उत्पादन किस लिए करती है, लाभ के लिए, तो जो लाभ होगा वो जोड़ेंगे। उसके बाद रेंट यानी लगान, जो रेंट लगा, क्या सरकार भी रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है, उसके बाद हमें जहाँ कंपनी लगा वहाँ भी रेंट हमें देना पड़ता है, तो वो जोड़ेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट, यानी एक कंपनी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा का आवश्यकता पड़ती है, कैपिटल इन्वेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें कहाँ से लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो वो ब्याज अदायगी हम जो जोड़ेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, जीडीपी पता चल जाएगा। समझ में आया? अब समझेंगे जीएनपी क्या होता है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी इसमें राष्ट्रीय लगा था, हम जीडीपी में घरेलू था, इसमें राष्ट्रीय, यानी वह कंपनी जो एक देश में ही हो, जैसे एग्जांपल में भारत ले लेते, भारत में ही वह वस्तु उत्पादन करे और वो कंपनी भारत का ही हो, वो जुड़ाएगा। उसके बाद जो भारत की कंपनियां हैं वो जो विदेश में जाके उत्पादन करेगी और उस पर वस्तु एवं सेवा पर जो अर्जित आय करेगी उसमें ये जुड़ेगा। तो हम इसकी परिभाषा समझते हैं, किसी देश में देश की कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य एवं विदेश में राष्ट्र की कंपनी द्वारा अर्जित आय का योग क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यानी भारत में ए और बी कंपनी दोनों ही क्या है, मान लीजिए दोनों ही मात्र कंपनी है भारत में और दोनों उत्पादन करती है, इसका अंतिम मूल्य और अंतिम मूल्य जोड़ेंगे तो जीएनपी कहलाएगा। तो हमने जीडीपी में आपको बताया कि जीडीपी में कि कौन दो कंपनियां हैं, एक देश की भी होती है और विदेश की भी होती है। तो अब देश की विदेश की भी होती है, तो फिर हमें जीएनपी कैसे प्राप्त होगा, तो जीएनपी प्राप्त करने के लिए हमें जीडीपी में से हमें विदेश की कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को माइनस करेंगे और उसके बाद जो विदेश में हमारा भी कंपनी भी होगा तो हमारा कंपनी का आय जो होगा वो हम शामिल करेंगे, तब हमें निकलेगा क्या, जीएनपी। तो इसकी फार्मूला देख लेते हैं। जीएनपी निकालने के लिए हमें जीडीपी में से माइनस विदेशी कंपनी द्वारा अर्जित आय और प्लस करेंगे विदेश में जो हमारे राष्ट्र की कंपनी है उसके द्वारा अर्जित आय है वो हम शामिल कर दें। तो हम जीडीपी में अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीडीपी में जीएनपी कैसे निकालें। तो मान लीजिए ए बी, हमने यहाँ बताया कि ए बी क्या है, भारतीय कंपनी है, और ये सी है विदेशी कंपनी, सी विदेशी कंपनी है। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। तो जीडीपी कहलाएगा। तो अब जब हमने क्या कहा कि जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में हमें विदेशी, तो मान लीजिए और इसमें डी जो है, डी इसमें है जो विदेश में हमारा जो भारतीय कंपनी है वो आय कर रही है 100 रुपया। तो हम जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी यानी 700 यहाँ है, तो 700 में से माइनस हम 300 करेंगे, क्योंकि ये 300 रुपया जो सी कंपनी है वो देश में ही उत्पादित कर रही है, वो विदेशी कंपनी है, तो उसको माइनस करेंगे। अब प्लस ये जो 100 रुपया है यानी डी जो भारत की कंपनी थी वो विदेश में अर्जित आय कर रही थी 100 रुपया। तो हम ये 700 में से हम क्या करेंगे, 300 रुपया घटाएंगे तो 400 रुपया और 100 रुपया ये जो डी कंपनी भारत की कंपनी विदेश में अर्जित आय कर रही थी वो जोड़ेंगे तो हमें 500 रुपया पता चल जाएगा। तो ये जीएनपी हो गया। समझ में आया जीएनपी क्या होता है। अब समझेंगे कि एनएनपी क्या होता है।
कि एनएनपी क्या होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो यह वो आय होता है जो भारत की कंपनी ही हो, यानी जीएनपी में क्या होता था कि जो सभी कंपनी भारत के ही होते थे और जो विदेश में भी कंपनी भारत का ही वो हो, शामिल हो, और उसमें जब वस्तुओं में उत्पादन कर रही हो तो उसमें टूट फूट होती होगी मशीनी में, पूंजीगत वस्तु में, तो टूट फूट को हम जब माइनस कर देंगे तब वो कहलाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया? यानी जीएनपी में से ही हम जब माइनस कर देंगे टूट फूट को तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी ये हम समझा दिए कि जीएनपी में से हमें एनएनपी में से माइनस एनएनपी प्राप्त करने के लिए हमें जीएनपी में माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, तो हमें प्राप्त होगा एनएनपी बोले या राष्ट्रीय आय, ये दोनों सेम ही है। अगर राष्ट्रीय आय हमको प्राप्त करने के लिए हमें तब क्या करना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए हम एनएनपी मार्केट प्राइस पे जाएंगे, उसमें से हमें क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी जो लगता था उसको माइनस करेंगे, और सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट बहुत ऐसी वस्तुओं पर सब्सिडी देती है, जैसे प्रधानमंत्री सौर योजना, आप लोग सर्च कीजिएगा कि कितना प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। तो इसमें प्रधानमंत्री सौर योजना पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे कि वस्तु जो है सस्ता हो और सभी उपभोक्ताओं को खरीदने में सहूलियत हो। समझ में आया? अब समझते हैं कि अब व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए हमें अब राष्ट्रीय आय में से जो अवितरित आय है, यानी राष्ट्रीय आय तो यहाँ हम समझ गए कि जो एनएनपी मार्केट प्राइस में से हमें इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे यानी जीएसटी घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। तो हमें व्यक्तिगत आय जानना है, तो व्यक्तिगत आय जानने के लिए हमें अवितरित आय माइनस करना पड़ेगा राष्ट्रीय आय में से। तो अवितरित आय क्या होता है यहाँ, तो अवितरित आय वह हुआ जो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती थी वो वितरण नहीं करती थी, यानी वेजेस, यानी हमने पढ़ाया कि व्यय विधि में कि वेजेस जो मजदूरी दे के उसके बाद प्रॉफिट भी कंपनी रखती थी, तो वो अवितरित आय हो गया। अवितरित आय हो गया, वो कंपनी नहीं बांटती है तो वो रखा गया, तो उसको हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में से माइनस करेंगे। उसके बाद निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, यानी रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, ये सब उत्पादन शुल्क, ये सब निगम कर होता है, उस पर थोपी जाती है वस्तु पे, तो ये लगता है, तो इसको माइनस करेंगे। उसके बाद परिवारों द्वारा की गई ब्याज अदायगी, यानी जब परिवार लोन लेती है तो उस पर ब्याज भी देती है, तो उसे हम माइनस करेंगे। और कंपनी या फर्म द्वारा परिवारों को देती है ट्रांसफर मनी करती है, बहुत पुरस्कार देती है कंपनी, गवर्नमेंट भी देती है, छात्रवृत्ति सब देती है, पेंशन देती है, तो ये सब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब हमें क्या निकलेगा, व्यक्तिगत आय निकलेगा, व्यक्तिगत आय। उसके बाद समझते हैं कि हमें व्यक्तिगत प्रोज आय यानी नेट व्यक्तिगत आय क्या होगा, तो जानने के लिए तब हम क्या करेंगे कि राष्ट्रीय आय में से हम जो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स देते हैं वो माइनस करेंगे, और उसके बाद नॉन डायरेक्ट टैक्स यानी गैर प्रत्यक्ष कर भी माइनस करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये व्यक्तिगत प्रोज आय प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि साधन लागत और आधार कीमत और बाजार कीमत, हमने देखा कि जीडीपी मापे हम एक वर्ष में, अब हम नापेंगे जीडीपी को साधन लागत पे, आधार कीमत पर और बाजार मूल्य पर, देखेंगे कि क्या प्राइस है। अब साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट और बेस प्राइस यानी आधार कीमत और बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस को नापती है CSO, यानी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। 2015 तक ये नापती थी साधन लागत पर, कीमत प्राइस पर और मार्केट प्राइस पर ये मापती थी, लेकिन 2015 के बाद अब इसका रूप NSO ले लिया है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, ये नापती है। अब जीडीपी हमने बताया कि वर्ष में मापते हैं और मापते हैं, इसमें आधार कीमत और साधन लागत, आधार कीमत और बाजार मूल्य पर में मुख्य रूप से अंतर पाई जाती है।
कौन सी अंतर पाया जाता है वो समझते हैं। शुद्ध उत्पादन कर और शुद्ध उत्पाद कर में अंतर होता है। शुद्ध उत्पाद कर और शुद्ध उत्पादन कर क्या होता है वो समझते हैं। तो शुद्ध उत्पादन कर भूमि टैक्स और ये स्टैंप ड्यूटी और ये रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है। क्या ये उत्पादन कर, यानी जब हम मार्केट में वस्तु बेचने के लिए कंपनी से निकलता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन लगता है, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी लगता है। जैसे हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, दाखिला हमारा होता है। उसके बाद उत्पादन कर क्या होता है वो समझते हैं। तो उत्पादन कर यह मात्रा पर डिपेंड करता है, यह कितना वस्तु का मात्रा है, वस्तु एवं सेवा कितना है उस पर लगता है टैक्स, यानी उत्पादन कर, प्रोडक्शन टैक्स, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, उसके बाद आयात कर, इंपोर्ट टैक्स और निर्यात यानी एक्सपोर्ट टैक्स। यानी इंपोर्ट टैक्स क्या होता है, जब हम कोई विदेश का वस्तु अगर भारत में आ रहा है, जैसे टेस्ला कंपनी कार है जो भारत में इंपोर्ट करती है, तो भारत सरकार उस पर क्या लेती है, ड्यूटी लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी। तो उस पर और ये एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे भारत जब एक्सपोर्ट करती है दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही थी तो अमेरिका ने क्या लगा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, कितना 50% भारत पर लगा कर रखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। साधन लागत क्या होता है, तो साधन लागत यानी कंपनी जब वस्तु पर खर्च करती थी तो वो खर्च जुड़ाएगा साधन लागत में। यानी कब, जब जीडीपी में हम क्या करते थे, मध्यवर्ती वस्तु और मूल्यवर्धित शामिल कर देते थे। कंपनी बी द्वारा जो आटा निर्माण करती थी तो वो क्या करती थी, मूल्यवर्धित ऐड वैल्यू भी जोड़ती थी, और उसके बाद मध्यवर्ती जो बी ए से खरीद कर बी क्या करती थी, आटा बनाती थी, तो वो मध्यवर्ती वस्तु भी शामिल होता है। तो ये दोनों शामिल होगा और वो उस पर जब खर्च करेगी, वो शामिल करेगी मध्यवर्ती, तब ये साधन लागत कहलाएगा। उसमें कोई तरह का ना तो रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है, ना तो स्टैंप ड्यूटी होता है, या ना तो जीएसटी होता है, उस पर कोई चीज़ शामिल नहीं होता है। जबकि आधार कीमत क्या होता है, यानी बीच में क्या होता है, जब कंपनी वस्तु बना ली उसके बाद उस पर क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन, वस्तु पर रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी लगेगा, वो शामिल होगा किस में, आधार कीमत में। तब वो क्या कहलाएगा, आधार कीमत। समझ में आया। उसके बाद बाजार मूल्य क्या होता है, यानी आधार कीमत तो इसमें शामिल होगा ही, आधार कीमत शामिल होगा। इसके साथ ही साथ इसमें उत्पाद कर हमने समझाया कि क्या होता है। उत्पाद कर यानी उत्पादन की मात्रा पर, इस पे मात्रा, जितना उत्पादन की मात्रा रहेगा उस पे लगेगा। यानी किस पे, उत्पादन कर, सेवा कर लगेगा। ये सब लगेगा किस पे, मार्केट प्राइस पर। उसके बाद आयात कर, उसके बाद निर्यात कर इसमें शामिल करते हैं, किसमें, उत्पाद कर में, यानी शुद्ध उत्पाद कर में या निवल उत्पाद कर में हम शामिल करते हैं। किसको, ये लगेगा किस पे, मार्केट प्राइस पे शामिल होगा, तब ये मार्केट प्राइस पे होगा। समझ में आया। यानी आधार कीमत तो ये तो शामिल होगा ही, और उसके साथ ही वो शुद्ध उत्पाद कर भी शामिल करेंगे, तब हमें बाजार मूल्य पे क्या निकलेगा, हमें बाजार मूल्य निकलेगा, जीडीपी का बाजार मूल्य। समझ में आया। यहाँ साधन लागत तो हमने आपको बता दिया, आधार कीमत क्या होता है, और बाजार मूल्य हमने बता दिया। ले 2015 के बाद जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी यानी फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर जीडीपी पहले नापती थी कौन, पहले जीडीपी 2015 के बाद कौन, सीएसओ या एनएसओ बोले, वो नापती थी। लेकिन अब इसे बदलकर जीबीए बेस प्राइस पे मापती है कौन, तो एनएसओ
नापती है। ठीक है, ये समझिए, हमने समझा दिया फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये, और बेस प्राइस क्या होता है ये, यानी रजिस्ट्रेशन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, वो सब शामिल करेंगे तो जीबीए पर होगा। समझ में आया। अब उसके बाद जीडीपी जो नापती थी, जीडीपी मार्केट प्राइस पर नापती थी, अब उसे सिर्फ जीडीपी नापती है। समझ में आया कि ये मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस पे जो ये तो शामिल होता था, आधार कीमत शामिल होता था, उसके साथ साथ उत्पाद, शुद्ध उत्पाद कर भी शामिल होता था, जिसमें बाजार मूल्य पर क्या था, उत्पादन कर, सेवा कर, आयात और निर्यात, ये कर शामिल था। तो इसके बाद अब इसको हटा के अब सिर्फ जीडीपी पर क्या कहता है, जीडीपी का आकलन किया जाता है। समझ में आया। देखेंगे कि मार्केट प्राइस पे जीडीपी कितना है और साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कितना है। तो हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, क्योंकि हमने समझा चुका है कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और बेस प्राइस क्या होता है। तो हम जीडीपी मार्केट प्राइस हम निकालेंगे, तो जिस पे हम वे करते थे, यानी कंज्यूमर, यहाँ ये इन्वेस्ट, उसके बाद गवर्नमेंट जो वस्तु एवं सेवा पर निवेश करती थी, उसके बाद एक्सपोर्ट, वस्तु एवं सेवा पर एक्सपोर्ट करते थे, और उसमें इस सबों में से जो हमें लागत लगता था पहुंचाने में, उसको माइनस कर देते थे, तो हमें मार्केट प्राइस पे प्राप्त हो जाता था। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत, जब कंपनी वस्तु मार्केट में लाने से पहले, यानी साधन यानी रजिस्ट्रेशन लगने से पहले जो लगती थी वो प्राप्त करना है, तो हमें जीडीपी मार्केट प्राइस में से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। किस में से, तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। उसके बाद हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मार्केट प्राइस में हमें प्राप्त करना है, तो हमें जीडीपी में से क्या करना पड़ेगा, हमें डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस पर। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे प्राप्त करना है, तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे से हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी और रजिस्ट्रेशन दोनों माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद किस में से, मार्केट प्राइस में से हमें रजिस्ट्रेशन और ये जीएसटी दोनों माइनस करना पड़ेगा, तब हमें फैक्टर कॉस्ट पता चलेगा। उसके बाद जीएनपी मार्केट प्राइस पर, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर से ये क्या करेंगे कि जीडीपी में से मार्केट प्राइस में से हम क्या करना पड़ेगा, जो विदेश में भी हमारे नागरिक द्वारा प्राप्त आय वो शामिल करेंगे, तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा विधि है कि जीडीपी मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद समझेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से हम जीएसटी और रजिस्ट्रेशन माइनस करेंगे, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पर पता चलेगा। क्योंकि साधन लागत पर जब कंपनी उत्पादन करती थी, तो बाहर निकलती ही थी कि रजिस्ट्रेशन लग जाता था, तो रजिस्ट्रेशन लग जाता था, और उसके बाद जीएसटी जो मार्केट में आता था तो जीएसटी लग जाता था, तो दोनों को माइनस करेंगे किस में से, जीएनपी मार्केट प्राइस में से, तो हमें क्या जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। तो उसी तरह नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, प्राप्त करना है, तो हमें नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में प्लस करना पड़ेगा। कौन, जो विदेश में हमें आय है वो प्लस करेंगे तो वो जुड़ेगा। एक और है कि नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन टूट फूट को हम माइनस करेंगे। किसमें, मशीन में वस्तु सेवा निर्माण करती थी, तो वस्तु क्या करती, कौन करती थी, कंपनी करती थी, तो वो मशीनरी पर टूट फूट को माइनस करेगी, तो वो क्या कर, नेट मार्केट प्राइस पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट पर हमें प्राप्त करना होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो हम फैक्टर कॉस्ट पर प्राप्त करेंगे, तो किसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन और क्या करेंगे, जीएसटी माइनस करेंगे, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे पता चल जाएगा।
उसके बाद जीबीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने बता चुका है, तो हम अब निकालेंगे उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड ये फैक्टर कॉस्ट पर। तो हम क्या करेंगे, साधन लागत में से, जीबीए साधन लागत में से हम माइनस करेंगे रजिस्ट्रेशन यानी निबल उत्पाद कर माइनस करेंगे, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। जीबीए आप बेस प्राइस प्राप्त करना है, तो हम क्या करें, जीबीए मार्केट प्राइस में से हम जीएसटी माइनस करेंगे यानी उत्पाद कर माइनस करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा प्राप्त, बेस प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अब समझेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है यानी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। जब हम राष्ट्रीय आय नापते हैं तो हम देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय नॉमिनल जीडीपी में 2 लाख क्रॉस कर गई है, जबकि वास्तविक वर्ष के आधार पर यानी रियल जीडीपी के आधार पर 1 लाख ही है, 1 लाख प्लस कर गई है। तो ये क्या है हम समझते हैं। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद यानी यह चालू वित्त वर्ष पे होता है, यानी क्या कि जैसे अभी 25-26 वित्त वर्ष चल रहा है तो ये चालू वित्त वर्ष कहलाएगा, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ये आधार वर्ष को, ये किसी पिछले वर्ष को तुलना के रूप में किया जाता है। जैसे कोई भी देश अपने अपने जीडीपी के अनुसार आधार वर्ष सुनिश्चित करती है, वही भारत का आधार वर्ष 2011 और 12 है। इसके एग्जाम्पल में समझते हैं कि ये वास्तविक और मौद्रिक यानी नॉमिनल यानी नाम मात्र जीडीपी क्या है। तो मान लीजिए कि ये भी 25-26 चल रहा है, तो मान लीजिए एक कंपनी 200 केजी गेहूं उत्पादन की, पर केजी का 2 रुपया है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई किए 200 से, तो ये कहलाया 400, ये क्या कहलाया, वित्त वर्ष कहलाया। उसके बाद ये आधार वर्ष हम मान लेते हैं 23-24 को, तो 23-24 वित्त वर्ष है, तो ये 200 केजी एक कंपनी बी कंपनी क्या की उत्पादन की, ये 200 केजी गेहूं, पर केजी का 1 रुपया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 रुपया होगा। तो ये चालू वित्त वर्ष हुआ, ये आधार वर्ष हुआ। तो हम जानेंगे कि इसमें चालू वित्त वर्ष में आधार वर्ष में कितनी महंगाई बढ़ गई है, ये हम आकलन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये आधार वर्ष को तो हम रखेंगे ही, साथ ही ये आधार वर्ष को रखेंगे ही, लेकिन जो हमें वृद्धि हुई है मूल्य यानी ये वर्ष तो रहेगा, ये वर्ष तो रहेगा, और उसके बाद जो इसका जो उत्पादन हुआ है इस पे तुलना करेंगे हम किस वर्ष 2025-26 को 2024-25 के पर वास्तविक जीडीपी निकालेंगे कि कितना आया है। तो 200 केजी, ये 200 रुपया 200 केजी गेहूं उत्पादन किया था वो लिए हैं, और 1 रुपया आधार वर्ष में जो पर केजी था वो लिए हैं, तो ये 200 रुपया आया। अब इसको तुलना करते हैं कि जीडीपी अविस्मृति यानी महंगाई कितनी हुई है। तो जब हम चालू वित्त वर्ष को नापते हैं, चालू वित्त वर्ष में जो जीडीपी है वो कैपिटल जीडीपी में दर्शाती है, जबकि आधार वर्ष ये जो हम नापे हैं वास्तविक में जो ये आया है ये स्मॉल जीडीपी में जो रहेगा। तो हमने इसको 400 ये डाल दिया और ये 200 दे दिया, और उसको डिवाइड 100 से प्रतिशत में हमको लाना है तो 100 में डिवाइड कर दिया। तो अब इतना 200% महंगाई क्या हुई है, बढ़ गई। किसके आधार पर, तो वास्तविक जीडीपी के आधार पर, वास्तविक आधार वर्ष पर क्या हुआ है कि इतना प्रतिशत चालू वित्त में, जबकि मुद्रा क्या हुआ है, मुद्रा में वृद्धि हुआ है, मुद्रा के मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, जबकि उत्पादन निश्चित रहा है। जब हम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद निकाल रहे होते महंगाई, तो उस टाइम हम यह अनुमान लेके चलते हैं कि मुद्रा का जो है कीमत वो स्थिर रहा है, ना ही तो घटा है और ना ही बढ़ा है। दूसरा भी विधि है महंगाई निकालने का, तो एक समझते हैं, आगे समझेंगे कि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर महंगाई। तो एक मान लीजिए एक टोकरी है, एक टोकरी में आम और दूध है, तो आम और दूध है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे समझता है। तो एक टोकरी में आम और दूध है, तो 2025 में आम का दाम क्या है, चालू वित्त वर्ष में आम का क्या है कि 20 केजी है, और प्रति केजी 40 रुपया है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपया हो जाएगा, यानी 20 रुपया ये केजी, 20 केजी और 40 रुपया इसका मूल्य लिए, तो ये 800 रुपया हो गया। उसके बाद दूध का, उसी वर्ष में दूध का लिए, क्योंकि हम टोकरी में लिए हुए थे इसको,
इसको इसको टोकरी में लिए हुए थे। अगर इसके जगह पर हम अगर साइकिल ले लेते, इसको ट्रक ले लेते, तो ये भी हो सकता है। इस पे यहाँ कोई और दूसरा भी वस्तु हो सकता है। तो हमने दूध और आम को लिया, इसलिए यहाँ हम दूध दिए हैं। तो दूध का 10 केजी है और वो प्रति लीटर अभी के समय कितना है, तो 60 रुपया प्रति केजी पर केजी है। तो हमने 10 केजी को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हुआ, तो ये 600 हुआ। तो 600 को अब जीडीपी निकालेंगे, तो हम दोनों को इस वर्ष में, तो दोनों को जोड़ के हम क्या किए, इतना जीडीपी आया। ठीक है, तो जो चालू वित्त वर्ष होता है उसमें हम जब सीपीआई निकालते हैं तो उसको कैपिटल जीडीपी रखते हैं, जबकि वही 2015 में हम इसको आधार वर्ष पर लेते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे जितना वस्तु यहाँ भी 20 केजी था, तो यहाँ भी 10 केजी था, तो दोनों को हमने यहाँ सेम ही वस्तु को उत्पादन रखा है, यानी 20 केजी ही आम रखा है और दूध को 10 केजी रखा है। लेकिन मूल्य यहाँ परिवर्तन कर दिया है, यहाँ कितना था, 20 रुपया पर केजी है, यानी 20 को हम 20 से मल्टीप्लाई किए तो 400 रुपया यहाँ हो रहा है, जबकि यहाँ हमें 800 हो रहा था, यहाँ 40 रुपया था, हमने यहाँ 20 रुपया ही रखा। जबकि दूध का क्या है कि 20 रुपया, ये 10 केजी है और 15 रुपया पर केजी रखा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 150 रुपया हुआ, यानी 150 रुपया हुआ। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि अंतिम योग निकालना है, तो हम अंतिम इसका और इसको जोड़ दिए, तो ये इतना निकला, तो ये जीडीपी का है। तो आधार वर्ष जब हम रखते हैं तो वहाँ हम क्या स्मॉल जीडीपी को इंडिकेट करते हैं। अब हमको सीपीआई निकालना है, तो सीपीआई का फॉर्मूला होता है सीपीआई यानी कैपिटल जीडीपी और स्मॉल जीडीपी। तो अब दोनों को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो हमें क्या कर, सीपीआई को इतना 400 रुपया ये कैपिटल में रखा और स्मॉल हमें ये रखा, तो इसको मल्टीप्लाई किए 100 से, तो इतना प्रतिशत क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई है। तो ये क्या हुआ, वस्तु तो यहाँ सेम ही रहा है, वस्तु यहाँ भी सेम ही रहा है, लेकिन मूल्य में यहाँ मूल्य में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो हमें यहाँ इतना % महंगाई दिख गई। अब इसके बाद WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस सेम पर रखता है, यानी आप इसको हटा दीजिए और एक टोकरी रख लीजिए, वहां भी होलसेल पर जितना प्राइस रखता है, यहाँ तो हम खुदरा पर रखें जितना उपभोक्ता खरीदता है, वहां हम रखेंगे यहाँ क्या कि होलसेल पर कितना बिक रहा है। यहाँ हम पर केजी लिखे हैं, यहाँ तो उपभोक्ता खरीद रहा था, लेकिन वहां हम खरीदेंगे होलसेल प्राइस पर। तो ये सेम रहेगा, बस यहाँ का जो प्राइस रहेगा वो होलसेल पर रहेगा, बस इतना ही सेम निकालना है और इसी पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें होलसेल भी प्राइस मुद्रास्फीति निकल जाएगा। और ये हर महीने निकलती है। ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ती है तो क्या कल्याण बढ़ता है, तो हम इसको 3 विधि से नापते हैं। एक जीडीपी का वितरण, एक गैर मौद्रिक विनिमय और बाह्य कारण। अगर जीडीपी बढ़ता है तो हो सकता है कि उसके व्यक्ति के भौतिक कल्याण में वृद्धि हो। क्यों? क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ता है तो व्यक्ति की आय बढ़ती है, जब आय बढ़ेगी तो वो भौतिक वस्तु खरीदेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ने से क्या भौतिक कल्याण में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब समझते हैं कि जीडीपी के मापने का 3 विधि है। कौन कौन सा? तो जीडीपी का वितरण और गैर मौद्रिककरण और गैर मौद्रिक विनिमय और बाह्य कारण। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि जीडीपी का वितरण से हमें क्या कल्याण में होगा या नहीं होगा। तो वर्ष 2020 है और इस वर्ष में 100 व्यक्ति हैं और उसकी आय क्या है, 10 रुपया है आय है पर व्यक्ति का। तो अगर सबों का अगर समान आय है तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। यानी यहाँ इस वर्ष में व्यक्ति की जीडीपी क्या कर रहा है, समान है, यानी सभी का समान है, 10 रुपया है। तो यहाँ वृद्धि क्या हो रहा है, समान दिख रहा है, यहाँ विकास अच्छा दिख रहा है व्यक्ति के में और समाज में भी। लेकिन जबकि वही दूसरे देश में देखें, अब वर्ष 2005 में देखें, अगर 100 व्यक्ति है और 90 व्यक्ति की आय क्या है,
कि 9 रुपया है और 9 रुपया प्रति व्यक्ति है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 810 रुपया हुआ। जबकि 10 व्यक्ति इसमें से बच गया था, तो 10 व्यक्ति की आय 20 रुपया हो गया है प्रति व्यक्ति। तो हम इसको 10 को मल्टीप्लाई किए 20 से, तो ये 200 हो गया। तो एक जगह यहाँ हमें समान दिख रहा था, यानी सबको बराबर अगर रुपया मिल रहा था, बराबर आय हो रहा था, तो सबका समान वृद्धि हो रहा था। जबकि वहीं हमने 90 रुपया 9 व्यक्ति की आय रखा, जबकि 10 व्यक्ति की आय हमें 20 रखा, तो क्या वो असमान वृद्धि हुआ। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में हमें दिखता है कि पूंजीपति और अमीर होते जा रहा है, जबकि गरीब और क्या हो रहा है, गरीब होते जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच खाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये यहाँ हमें क्या विपरीत स्थिति दिखती है ये वर्ष में। तो ये समझ में आया कि कल्याण में क्या जीडीपी और कल्याण में वृद्धि में अंतर। उसके बाद एक और है गैर मौद्रिक विनिमय, यानी जहाँ मुद्रा का इस्तेमाल ना हो, जैसे बाटर सिस्टम, यानी क्या, जहाँ विनिमय यानी क्या कि जहाँ मुद्रा का उपयोग ना हो। तो जहाँ वो मुद्रा का उपयोग ना होगा तो वहाँ तो कल्याण की संभावना ही नहीं होगा, क्योंकि भारत जैसे बहुत सारे ऐसे सुदूर क्षेत्र में जहाँ अभी भी उतना विकसित नहीं है, जैसे जनजातीय क्षेत्र में क्या मुद्रा का उपयोग नहीं होता, वो पूर्ण रूप से संसाधन किस पे, प्राकृतिक संसाधन पर वहाँ है। तो वहाँ क्या है, वहाँ कल्याण अधूरा है। जबकि उसके बाद बाह्य कारण क्या है कि जब जैसे मान लीजिए अभी पर्यावरण कितना बढ़ गया है, तो हमें देखते हैं कि यहाँ इतना, दिल्ली सबसे प्रदूषित क्या है, शहर है, हमारी राजधानी भी है। और वही जबकि वहाँ के लोगों को क्या हो रहा है कि वहाँ उनके प्रदूषण होने से लंग्स खराब हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं ढंग से जा पा रहे हैं। तो ये क्या है, जबकि वहीं दूसरी तरफ वही कंपनी एयर प्यूरीफाई बनाकर लाभ कमा रही है, वही व्यक्ति को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, जबकि दूसरी कंपनियों की वृद्धि, आय में वृद्धि हो रही है। तो जीडीपी यहाँ में कल्याण में अंतर दिखता है। थैंक यू।